स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है रेगुलर क्लास फिजिक्स क्लास 11th भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के लिए रोज रात 8 बजे। बच्चों आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे प्रक्षेप गति की, प्रोजेक्टाइल मोशन की। बच्चों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। और इसमें जो एक क्वेश्चन है ये सदाबहार है बच्चों, ये हमेशा ही पूछा जाता है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। और साथ में बच्चों इसके जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, जैसे प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई और प्रक्षेप की परास। बच्चों इसमें एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, प्रक्षेप की परास किन दो स्थितियों में समान होती है और प्रक्षेप की परास कब सर्वाधिक होती है। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, मन लगाकर वीडियो को अंत तक देखना। और पूरा बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने वाले आपके पांडे सर आपको समझाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट। तो बच्चों बात करते हैं क्या होती है प्रक्षेप गति। क्लियर बच्चों, प्रक्षेप गति क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रक्षेप गति क्या होती है। प्रक्षेप गति इंग्लिश में कहते हैं इसको बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रक्षेप गति क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों ये द्विविमीय गति का एक उदाहरण है। और इसमें समय के साथ जो हमारा कण है वो किन्हीं दो दिशाओं में गति करता है। मतलब कण की गति एक्स अक्ष के अनुदिश भी होगी और कण की गति वाई अक्ष के अनुदिश भी होगी। तो किन्हीं दो लंबवत दिशाओं अर्थात एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष त्रिविमीय सदिशों में से किन्हीं दो दिशाओं में हमारे जो कण की गति है वो होगी। क्लियर बच्चों, तो इसको हम लोग समझेंगे कि क्या होती है। पहले प्रक्षेप गति देख लेते हैं। तो बच्चों कण की ऐसी गति जिसमें कण का एक अक्ष के अनुदिश जो है वेग नियत हो और दूसरे अक्ष के अनुदिश वेग परिवर्ती हो, तो ऐसी गति को हम लोग कहेंगे प्रक्षेप गति। जिसमें बच्चों एक दिशा में कण पर लगने वाला वेग त्वरण शून्य हो, एक दिशा पर कण का वेग नियत हो अर्थात उस दिशा में कण का त्वरण शून्य हो, और दूसरी दिशा में कण का वेग परिवर्ती हो और उस दिशा में कण पर एक त्वरण आरोपित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो कण हमारा होता है वो प्रक्षेप गति करता है। तो बच्चों पूरा एकदम एक तरफ से डिक्टेट करके इसको देखते हैं बिल्कुल क्लियर। तो बच्चों यहां देखते हैं क्या होती है प्रक्षेप गति। क्लियर, तो बच्चों देखिए ये हमारा है एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष, ये है वाई अक्ष। क्लियर बच्चों, अब हमने क्या किया, ये जो हमारा मूल बिंदु है इसको कहेंगे क्षैतिज दिशा, एक्स अक्ष की दिशा को कहेंगे क्षैतिज दिशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वाई अक्ष की दिशा को कहेंगे ऊर्ध्व दिशा वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो बच्चों ये है हमारा मूल बिंदु O। अब हम क्या करेंगे, क्षैतिज दिशा से, ध्यान से देखना बच्चों, इस क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर एक वस्तु को हम यहां से प्रक्षेपित करेंगे। तो ये मार्कर हम प्रक्षेपित करते हैं क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर। तो बच्चों मार्कर का पथ कुछ इस तरीके से था, यहां पर देखें मार्कर का पथ कुछ इस तरीके से था। तो मार्कर के पथ को यदि हम प्रदर्शित करें तो मार्कर का पथ कुछ इस तरीके से था बच्चों, इस तरीके से मार्कर ने कुछ इस तरीके से गति की है। अब इसी गति को हम कहेंगे प्रक्षेप गति। तो बच्चों यहां पर मार्कर का पथ ये था। और देखिए हमने क्या किया था, मार्कर को प्रारंभिक वेग u नॉट से, प्रारंभिक वेग u नॉट से, प्रारंभिक वेग u नॉट से, u नॉट से एक्स अक्ष से थीटा कोण पर, थीटा नॉट कह देते हैं, ये प्रारंभिक कोण है समय t बराबर 0 पर हमने प्रक्षेपित किया बच्चों। तो इस स्थिति में आप ये देखेंगे कि ये जो कण का प्रारंभिक वेग है, इस कण के प्रारंभिक वेग के दो घटक हैं,
एक एक्स अक्ष की दिशा में यू एक्स बराबर, बच्चों गति को पढ़ने के लिए, प्रक्षेप गति को पढ़ने के लिए सदिश के नियमों का, सदिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा लीजिए, इसके बाद आप सदिश विश्लेषण के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां हमने आंकिक प्रश्न के साथ पूरे चैप्टर को पढ़ा रखा है। उस प्लेलिस्ट से यदि आपने सदिश विश्लेषण का रिवीजन नहीं किया है तो आप रिवीजन कर लीजिए, जरूर आपको प्रक्षेप गति का एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो बच्चों यू नॉट, ये जो हमारा प्रारंभिक वेग है, इसका अगर हम क्षैतिज घटक लेते हैं तो वो बनेगा हमारा यू नॉट कॉस थीटा नॉट। अब बच्चों इसी प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक ले लेते हैं यू वाई, वो बनने वाला है यू नॉट साइन थीटा नॉट। क्लियर बच्चों? अब देखिए आप एक्स अक्ष की दिशा में, क्षैतिज दिशा में, जब पृथ्वी तल पर किसी वस्तु को हमने क्षैतिज दिशा से थीटा नॉट कोण पर प्रक्षेपित किया तो जो क्षैतिज दिशा है, इस दिशा पर कोई भी त्वरण नहीं। तो बच्चों यदि क्षैतिज दिशा में देखें तो यहां कोई त्वरण नहीं है, ए एक्स हमारा 0 है। क्लियर बच्चों? लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में देखें तो बच्चों जब आप किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे से ऊपर की ओर छोड़ेंगे तो वस्तु का वेग घटता जाएगा और बाद में शून्य हो जाएगा, और जब उच्चतम बिंदु में पहुंचेगा तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु फिर नीचे की ओर गिरने लगेगी। तो बच्चों पृथ्वी का जो त्वरण होता है, पृथ्वी का जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, और यहां पर वस्तु पर, जैसे पृथ्वी है तो वस्तु जब ऊपर की ओर जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर होगा, जिसके कारण वस्तु के वेग में कमी होगी, और जब उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के वेग को बढ़ाता जाएगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो बच्चों यदि देखें पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को तो वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है -g, यहां पर y अक्ष के अनुदिश कण पर एक त्वरण आरोपित हो रहा है। तो x अक्ष की दिशा में कण पर कोई भी त्वरण नहीं है, y अक्ष की दिशा में कण पर एक त्वरण लग रहा है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी स्थिति पर देखें, किसी स्थिति पर मान लीजिए कण यहां से प्रक्षेपित किया गया समय t बराबर 0 पर, और समय t बराबर t पर कण यहां पहुंचता है। तो जब बच्चों कण यहां पर पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि कण ने x अक्ष के अनुदिश कुछ स्थिति तय की है और y अक्ष के अनुदिश भी इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो चूंकि बच्चों समय के साथ कण की x अक्ष की दिशा में भी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और समय के साथ कण की y अक्ष की दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है, y अक्ष की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, तो समय के साथ जब कण हमारा किन्हीं दो दिशाओं में अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा तो कण के जो गति है वो द्विविमीय गति है, अर्थात प्रक्षेप गति हमारा द्विविमीय गति का एक उदाहरण है। तो समय के साथ बच्चों कण x अक्ष की दिशा में और y अक्ष की दिशा में, दोनों ही दिशाओं में अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, और x अक्ष की दिशा में जो कण की गति है बच्चों वो आपको याद रखनी होगी। x अक्ष की दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, तो x अक्ष के अनुदिश कण की जो गति है, x अक्ष के अनुदिश कण की गति एक समान गति है, एक समान गति है। जबकि बच्चों अगर y अक्ष की दिशा में देखा जाए तो y अक्ष के अनुदिश जो कण की गति है, y अक्ष के अनुदिश कण की गति एक समान त्वरण के अंतर्गत परिवर्ती गति है। क्लियर बच्चों? तो एक समान त्वरण के अंतर्गत y अक्ष के अनुदिश कण की जो गति है वो परिवर्ती गति है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि कण हमारा x अक्ष के अनुदिश नियत त्वरण से शून्य त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है, अर्थात x अक्ष के अनुदिश जो कण का वेग होगा वो नियत होगा। तो ux बराबर u नॉट कॉस थीटा नॉट जो है ये वेग नियत रहने वाला है, और y अक्ष की दिशा में त्वरण है तो जो uy
इज इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा नॉट है, ये परिवर्ती है, ये आपका परिवर्ती है क्योंकि y अक्ष की दिशा में है त्वरण। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हमने देखा कि जब आप किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा से थीटा नॉट कोण पर प्रक्षेपित करते हैं तो जो वस्तु की गति होती है वो प्रक्षेप गति होती है। तो प्रक्षेप गति बच्चों, यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, लिख देते हैं यहां पर। आप परिभाषा को ध्यान से देख लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो यहां तक हमने चित्र को एक्सप्लेन कर दिया बच्चों बिल्कुल अच्छे से। तो प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या होगी, जब किसी कण पर एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण शून्य है तथा y अक्ष के अनुदिश कण पर त्वरण आरोपित होता है कामा। तो ऐसी स्थिति में कण की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। क्लियर बच्चों? तो आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इस बात को कि कण की गति प्रक्षेप गति कब होगी। क्लियर बच्चों? तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि जब कोई कण प्रक्षेप गति करता है तो उसकी गति का जो पथ है, ये जो पथ यहां प्रदर्शित है कण की गति का, यह पथ बच्चों परवलयाकार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाफ ईयर एग्जाम में 100% पूछा जाता है ये। तो इस डेफिनेशन को लिखने के बाद हम लोग बात करते हैं कि कण हमारा प्रक्षेप गति कर रहा है तो उसका पथ कैसा है, प्रक्षेप का पथ। क्लियर बच्चों? तो अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा प्रक्षेप का पथ है, बच्चों यहां ध्यान देना आप कि जो कण है हमारा वो एक्स अक्ष की दिशा में एक समान वेग से गति कर रहा है क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, जबकि वाई अक्ष की दिशा में यह परिवर्ती गति कर रहा है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर अब हम लोग देख लेते हैं प्रक्षेप का पथ। तो यही चित्र बनाएंगे बच्चों जो सामने बना हुआ है। क्लियर? तो इस चित्र में क्या है उसको भाषा में लिख लेते हैं। चित्रानुसार माना क्षैतिज दिशा अर्थात एक्स अक्ष, कोष्ठक में एक्स अक्ष से थीटा नॉट कोण पर किसी कण को प्रारंभिक वेग u नॉट से प्रक्षेपित किया जाता है। कामा तो कण के कण के वेग के किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में घटक निम्न प्रकार होंगे। तो बच्चों एक्स अक्ष की दिशा में एक्स अक्ष के अनुदिश कण के प्रारंभिक वेग u नॉट का घटक निम्न प्रकार है।
तो बच्चों यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू नॉट कॉस थीटा नॉट। किसका घटक करना है? प्रारंभिक वेग यू नॉट का घटक करना है। किस दिशा में करना है? एक्स अक्ष की दिशा में करना है। तो बच्चों आप देखिए एक्स अक्ष की दिशा से पास में है कोण थीटा नॉट, तो कोण जब पास में होता है तो वहां कॉस किया जाता है, तो यू नॉट कॉस थीटा नॉट। अब बच्चों यहां पर आपको ये देखना है, चूंकि एक्स अक्ष की दिशा में यहां पर यह बात लिख दी गई है बच्चों, एक्स अक्ष के अनुदिश कण की गति एक समान गति है, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में त्वरण क्या है बच्चों? शून्य है। तो एक्स अक्ष की दिशा में कण का त्वरण जो है शून्य है, इसलिए एक्स अक्ष के अनुदिश जो कण की गति होगी वो हमारी एक समान गति होगी। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे वाई अक्ष के अनुदिश कण के प्रारंभिक वेग यू नॉट का घटक क्या होगा। तो वाई अक्ष के अनुदिश कण के प्रारंभिक वेग यू नॉट का घटक निम्न प्रकार होगा। क्या बने बच्चों? यू वाई इज इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा नॉट। क्लियर बच्चों? तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहां पर जो कण है वो समय के साथ एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों दिशाओं में गति कर रहा है। तो टी समय में कण एक्स अक्ष में कितना विस्थापन तय करेगा उसको हमें ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों? तो टी समय में कण द्वारा एक्स अक्ष के अनुदिश तय विस्थापन कितना होगा बच्चों? तय दूरी निम्न प्रकार होगी। तो क्या बनने वाली बच्चों? एक्स अक्ष के अनुदिश कण के द्वारा तय दूरी, चूंकि दूरी बराबर होता है बच्चों चाल गुणे समय। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो कण है हमारा वो दूरी है हमारी x और चाल है कण की ux और इनटू जो समय है वो है बच्चों t। तो यहां पर समय t का मान निकाल लेंगे x अपॉन ux और ux का मान है बच्चों x अपॉन यू नॉट कॉस थीटा नॉट। क्लियर? तो इसे कह देंगे बच्चों समीकरण 1। अब यहां हमें देखना है कि इसी समय t में कण y अक्ष के अनुदिश कितना विस्थापन तय करेगा। तो इसी समय t में कण द्वारा y अक्ष के अनुदिश तय विस्थापन क्या होने वाला बच्चों? तो y अक्ष की दिशा में देखिए त्वरण है, तो y अक्ष की दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग देख लेंगे, द्वितीय समीकरण से y इज इक्वल टू ut uy इंटू टी, y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर बच्चों? अब देखिए y अक्ष में जो वेग का घटक है वो u नॉट साइन थीटा नॉट है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी प्लस हाफ जो y अक्ष की दिशा में बच्चों त्वरण है वो माइनस जी है। क्लियर? और इंटू समय टी स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर समीकरण 1 से समय टी का मान रख देंगे, समीकरण 1 से समय टी का मान रखने पर मान रख देंगे बच्चों यहां पर। तो जब समीकरण 1 से मान कितना आया है हमारा x अपॉन यू नॉट कॉस थीटा नॉट। तो यहां पर बच्चों मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर यू नॉट साइन थीटा नॉट
साइन थीटा नॉट इंटू, अब बच्चों यहां मान रखेंगे एक्स अपॉन यू नॉट कॉस थीटा नॉट, एक्स अपॉन यू नॉट कॉस थीटा नॉट, और बच्चों माइनस करके हाफ जी हो जाएगा, और टी के स्थान पर मान रखेंगे एक्स अपॉन यू नॉट कॉस थीटा नॉट, एक्स अपॉन यू नॉट कॉस थीटा नॉट होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये यहां से हम लोग देख लेंगे जो हमारा y आया है, देखिए बच्चों u नॉट से u नॉट हो जाएगा कैंसिल, क्लियर। और इसके बाद देखते हैं इसको, ये बना हमारा साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस हाफ। अब ये बना बच्चों हमारा जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, क्लियर बच्चों। तो ये जो हमारा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन जाएगा बच्चों tan थीटा, तो बनेगा tan थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस, क्लियर बच्चों। तो माइनस हाफ जी इंटू, देखिए बच्चों 1/cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन यू नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर आप ये देखिए, यहां पर आप ये देखिए कि ये जो समीकरण आपकी आई है y इक्वल टू tan थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस हाफ जी सेक स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन यू नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यह समीकरण हमारी जो है वो x में, यहां पर ये x में एक घाती, सॉरी x में द्विघाती है, y में एक घाती है। तो बच्चों यह समीकरण हमारा परवलय को व्यक्त कर रहा है। जैसे y बराबर mx प्लस सी है, तो x का मान भी एक है, अधिकतम घात एक है, और y का भी अधिकतम घात एक है। तो यह समीकरण हमारी सरल रेखा को निरूपित करती है। इसी तरीके बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस रूप में कोई समीकरण आ रही है तो यह समीकरण बच्चों परवलय को व्यक्त करती है। इसी तरह यदि x में घात 2 हो, y में घात 2 हो, तो ऐसी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप की कोई इक्वेशन है तो वो वृत्त को निरूपित करती है। तो चूंकि यह समीकरण हमारी परवलय को व्यक्त कर रही है, x में द्विघाती y में एक घाती है, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों अतः प्रक्षेप का पथ, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। तो बच्चों आप मन लगाकर इस इक्वेशन को डिराइव करिए, समझिए इसे, क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पक्का पूछी जाने वाली है, 100% ये क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों इस तरह से हम लोगों ने प्रक्षेप का पथ देखा, परवलयाकार होता है। तो आपको पहले चित्र बनाना है, फिर इसके बाद चित्र के बारे में एक्सप्लेन करना है, और यह समीकरण आपको डिराइव करना है, क्लियर बच्चों। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रक्षेप गति में क्या होता है, उड्डयन काल। इसको एक बार बच्चों हम शॉर्टकट में दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ये आपको शायद हो सकता है कि आपको बड़ी लग गई हो, तो हम इसको शॉर्टकट में करके दिखाते हैं। इसको देखिए आपको शॉर्टकट में दिखाते हैं, इसको हम शॉर्ट करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों इसको हम शॉर्ट करके दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए, एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में अगर हम लोग बात करेंगे दिशा में, तो एक्स अक्ष की दिशा में भाई एक समान गति है। एक समान गति के लिए चूंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ऐसा कर देंगे आप, तो आपका जो x है वो यू एक्स इंटू टी हो जाएगा, और जो t का मान है वो x अपॉन यू एक्स हो जाएगा, और यहां से t का मान हम निकाल लेंगे, x अपॉन यू एक्स का मान रख देंगे यू नॉट कॉस थीटा नॉट, क्लियर बच्चों। तो इतना आप t निकाल लेंगे, और फिर y अक्ष की दिशा में आप लगा देंगे गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। तो जो विस्थापन आप कैसे है उसकी जगह y हो जाएगा, y अक्ष की दिशा में जो वेग है uy हो जाएगा, और जो समय लग रहा है वो t है, और प्लस हाफ y अक्ष की दिशा का त्वरण ay हो जाएगा, और समय t का वर्ग हो जाएगा।
तो y इक्वल टू होने वाला बच्चों यू नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए वाई माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो अब t का मान आप यहां से उठाकर रख देंगे इसमें, तो y इक्वल टू हो जाएगा यू नॉट कॉस थीटा नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका साइन थीटा नॉट है। देखिए आप ये यू वाई का मान, तो ये आपका साइन थीटा नॉट है और t का मान रखेंगे x अपॉन यू नॉट कॉस थीटा नॉट। क्लियर बच्चों? अब फिर माइनस हाफ जी, t का मान रख देंगे x अपॉन यू नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बनने वाला है यू नॉट से यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, tan थीटा नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट का वैल्यू tan थीटा नॉट इंटू स्मॉल x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर भी छोड़ देंगे, सब सारे कांस्टेंट हम एक जगह लिखते हैं, यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहीं से आप कह सकते हैं कि चूंकि यह समीकरण x में द्विघाती है, x में जो अधिकतम घात है वो 2 है, y में अधिकतम घात जो है वो 1 है। तो इस तरह कह सकते हैं बच्चों कि ये प्रक्षेप का जो पथ है वो परवलयकार है, क्योंकि ये समीकरण आपको परवलय को प्रदर्शित कर रही है। क्लियर बच्चों? या इसी का एक दूसरा रूप भी लिख लेते हैं, y इक्वल टू tan थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस हाफ जी अपॉन यू नॉट स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो बेहद ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है और आपको समझना है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो हमने इसको आपको शॉर्टकट टेक्निक में भी समझा दिया, पूरा एकदम डिक्टेट करके भी समझा दिया, आप मन लगाकर इसको सीख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप की परास और प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो सारे पॉइंट देखेंगे आज की क्लास में बच्चों। प्रक्षेप की गति पूरी कंप्लीट कर देने वाले हैं। वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, तब तक देखना बच्चों जब तक समझ में ना आ जाए। होशियार बना देने वाले बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट समझा देने वाले। जुड़े रहे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ में। तो इसके बाद देखते बच्चों अगला कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखेंगे हम लोग कि प्रक्षेप गति में प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप किसे कह रहे हैं? उस वस्तु को जिसको हमने प्रक्षेपित किया है। क्लियर बच्चों? तो प्रक्षेप गति में जो वस्तु है हमारी वो अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त कर रही है। देखिए बच्चों, जैसे हमने ये है हमारी एक्स अक्ष, एक्स अक्ष क्षैतिज दिशा एक्स अक्ष, और ये हमारी वाई अक्ष। क्लियर बच्चों? ऊर्ध्वाधर दिशा, ये हमारी वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर दिशा, ये है वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर दिशा, वाई अक्ष। अब बच्चों हमने किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा से थीटा नॉट कोण पर प्रक्षेपित किया, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो जिस प्रारंभिक वेग से वस्तु को प्रक्षेपित किया है वो प्रारंभिक वेग है बच्चों हमारा यू नॉट। क्लियर? अब इस वेग के 2 घटक निकलेंगे, एक निकलेगा एक्स अक्ष की दिशा में यू एक्स इक्वल टू यू नॉट कॉस थीटा नॉट, एक्स अक्ष की दिशा में त्वरण जो है ए एक्स इक्वल टू 0 है। यहां पर बच्चों आवश्यक होने वाला है, जरूरी होने वाला है हमारा जो बहुत ज्यादा खास होगा वो हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का घटक होगा, वो होगा हमारा यू आई। क्लियर बच्चों? वो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का घटक होगा यू आई इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा नॉट। ये है क्षैतिज दिशा से कोण थीटा नॉट और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गुरुत्वीय त्वरण है वो माइनस जी है। क्लियर बच्चों? तो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो ये है अधिकतम ऊंचाई बिंदु, अधिकतम ऊंचाई बिंदु, अधिकतम ऊंचाई बिंदु। क्लियर बच्चों? तो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेप ने जो अधिकतम ऊंचाई तय की है ये हमें ज्ञात करना है बच्चों स्मॉल h का मान। क्लियर? तो प्रक्षेप द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब y अक्ष, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोष्ठक में y अक्ष में प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई h ज्ञात करनी है।
एच ज्ञात करनी है। क्लियर बच्चों? तो आइए बच्चों देख लेते हैं वाई एच की दिशा में। आप एक कॉन्सेप्ट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, जब कोई कण हमारा समय के साथ किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, तो जब आप ऊर्ध्वाधर दिशा की गति का अध्ययन करें तो आपको क्षैतिज दिशा से कोई मतलब नहीं, और जब आप क्षैतिज दिशा में गति का अध्ययन करें तो ऊर्ध्वाधर दिशा से कोई मतलब नहीं। बच्चों, कोई दो लंबवत दिशाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, बस दोनों में जो चीज कॉमन है वो समय है। उसी समय पर वस्तु हमारी वाई अक्ष की दिशा में गति कर रही और उसी समय पर वस्तु हमारी एक्स अक्ष की दिशा में भी गति कर रही। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, दिमाग में रख लो। एक्स अक्ष की दिशा, एक्स अक्ष की गति और वाई अक्ष की गति दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में कण की गतियां समय के साथ एक साथ भले हो रही हैं दोनों दिशाओं पर, लेकिन एक्स अक्ष की गति वाई अक्ष की दिशा की गति से पूर्णतया स्वतंत्र है। कॉन्सेप्ट रख लीजिए बच्चों माइंड में। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके सॉल्व करने वाले, पूरा दिखा देंगे आपको, एक एक कॉन्सेप्ट समझा देंगे। जुड़े रहे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ, जहां मिलते हैं आपको रेगुलर क्लास रोज रात 8 बजे, जहां पढ़ाए जाते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट्स। तो देखते हैं बच्चों यहां पर तो बच्चों यहां पर आप देखिए वाई अक्ष की दिशा में गति के लिए, तो जो कण का प्रारंभिक वेग है, कण का प्रारंभिक कण का जो प्रारंभिक वेग है वो वाई अक्ष की दिशा में यू वाई इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा नॉट है। क्लियर? और वाई अक्ष की दिशा में जो कण का त्वरण है, वो बच्चों ए वाई इक्वल टू माइनस जी है। क्लियर? और आपको अधिकतम ऊंचाई बिंदु की बात करना है। जब कण अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर पहुंचेगा बच्चों, जब यहां से प्रक्षेपित किया गया यहां पहुंचा, तो इसके बाद कण ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहां पर वाई अक्ष की दिशा में जो कण का अंतिम वेग है वो शून्य हो गया। इसके बाद कण कहां आएगा? नीचे आएगा। क्लियर? तो बच्चों वाई अक्ष की दिशा में अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर जो बच्चों कण का वाई अक्ष के अनुदिश वेग है वी वाई, वो शून्य हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर। पॉइंट की बात है, दिमाग में रखना। अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर जब कण ऐसे जाएगा, अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर पहुंचेगा, उसके बाद तो नीचे आना प्रारंभ कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ऊपर वाला जो वेग है शून्य हो जा रहा है, इसके बाद वो नीचे आ रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कण के वेग में वृद्धि हो रही है। क्लियर बच्चों? तो मन लगाकर देखें, अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर वी वाई हो जाएगा, कण का जो अंतिम वेग है वाई अक्ष के अनुदिश वो शून्य हो जाएगा। अब कण का वाई अक्ष में विस्थापन, तो विस्थापन जो है वाई अक्ष की दिशा में, विस्थापन वाई बराबर है बच्चों एच। तो बच्चों देखिए, अंतिम वेग पता है, प्रारंभिक वेग पता है, त्वरण पता है और ऊंचाई हमको निकालना है। तो बताइए कौन सा समीकरण लगेगा गति का? तो वाई अक्ष की दिशा में कण का वाई अक्ष की दिशा में गति के तृतीय समीकरण से क्या है बच्चों गति का तृतीय समीकरण? वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू वाई। क्लियर? तो वाई अक्ष की दिशा का विस्थापन वाई, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और वाई अक्ष की दिशा में त्वरण। तो बच्चों अंतिम वेग जो होगा वो हमारा शून्य है, तो शून्य का वर्ग, और प्रारंभिक वेग है यू नॉट साइन थीटा नॉट का वर्ग प्लस 2a, और वाई एच की दिशा में त्वरण माइनस जी इंटू वाई एच की दिशा में विस्थापन h। क्लियर बच्चों? तो बताइए 2gh इधर आएगा, माइनस 2gh इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2gh। ये बना हमारा यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट। तो h इज इक्वल टू क्या बना बच्चों? यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। तो इस समीकरण को याद कर लीजिए बच्चों, जो h है वो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है, और जो u नॉट है वो कण का प्रारंभिक वेग है, थीटा नॉट है क्षैतिज से किस दिशा पर आपने, कितने कोण पर आपने फेंका था कण को, और g गुरुत्वीय त्वरण है। चले बच्चों, तो यहां पर ये मीटर में हमारा वाई एच की दिशा में जो कण का
विस्थापन है वो आ चुका है। क्लियर बच्चों, अधिकतम ऊंचाई जो कण प्राप्त करने वाला है वो आ गया है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब यहां पर अगर बच्चों हम बात करें कि कण के अधिकतम विस्थापन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर कब जाएगा कण, किस कोण पर फेंके कि कण अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा। तो h बराबर एच मैक्स के लिए, h बराबर एच मैक्स के लिए, मैक्स के लिए तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर यू नॉट स्क्वायर प्रारंभिक जितना तेज आप फेंक सकते हो उतना तेज आपने फेंक दिया। जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण उतना नियत रहने वाला है, केवल बदल सकता है तो साइन थीटा। तो साइन थीटा नॉट का जो अधिकतम मान होगा बच्चों, यहां पर देख लीजिए, जो साइन थीटा नॉट का अधिकतम मान होगा वो -1 होगा। आपको पता है ना बच्चों, साइन थीटा में जो अधिकतम मान होता है वो -1 होता है। तो यहां पर जब रखेंगे तो बच्चों एच मैक्स होगा जो हमारा, सबसे अधिक ऊंचाई तक आप कब फेंक सकते हो और कितना दूर फेंक सकते हो, यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, इतना मीटर फेंक सकते हो। और बेटा साइन थीटा नॉट का मान -1 कब होता है, जब थीटा नॉट हमारा 90 डिग्री हो। तो बच्चों अगर किसी वस्तु को आपको अधिकतम ऊंचाई पर फेंकना है तो आप इस बात के लिए ध्यान रखिएगा कि अधिकतम ऊंचाई पर तक वस्तु को फेंकने के लिए आपको वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकना होगा, वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकना होगा और अधिकतम जितना वेग से तुम फेंक सकते हो उतनी तेज से। क्लियर बच्चों, तो अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप हमारा तब प्राप्त करेगा जब प्रक्षेप को क्षैतिज से थीटा नॉट बराबर 90 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग प्रक्षेप का उड्डयन काल, उड़ने का समय। क्लियर बच्चों, तो देख लीजिए उसको मन लगाकर। इसके बाद देखते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब उड़ने का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर, देख लीजिए बच्चों। अब बच्चों हम लोग ज्ञात करने वाले हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप के उड़ने का समय। जब प्रक्षेप को आपने प्रक्षेपित किया तो यहां से प्रक्षेप जब यहां पहुंचा तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप के उड़ने का समय। तो मन लगाकर देखेंगे बच्चों, ये है हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष। क्लियर, और ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष। अब बच्चों हमने क्या किया है, मूल बिंदु O से क्षैतिज से थीटा नॉट कोण पर, क्षैतिज से थीटा नॉट कोण पर यू नॉट प्रारंभिक वेग से कण को प्रक्षेपित किया। तो कण जो हमारा है वो इस पथ पर गया, इस पथ पर गया। क्लियर बच्चों, तो कण हमारा इस पथ पर गया। अब इसका जो अगर हम देखें, इसका अगर हम क्षैतिज दिशा में घटक देखें तो क्षैतिज दिशा में घटक बनेगा ux = यू नॉट कॉस थीटा नॉट, पास में कॉस और दूर में बच्चों साइन, तो uy = यू नॉट साइन थीटा नॉट। और जो ay हमारा वो है -g। क्लियर बच्चों, तो अब हमें ये देखना है कि कण जब हमारा यहां से गति करता है और यहां पहुंचता है। क्लियर, तो प्रक्षेप गति में जब कण हमारा यहां से गति करते हुए यहां पहुंचता है तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसने जो कुल समय लिया है, क्लियर, तो प्रक्षेप गति के दौरान, प्रक्षेप गति के दौरान कण द्वारा लिया गया कुल समय या प्रक्षेप गति में कण द्वारा लिया गया कुल समय, कण द्वारा लिया गया कुल समय, कोष्ठक में कैपिटल T कामा प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप का उड्डयन काल, उड्डयन काल कोष्ठक में कैपिटल T कहलाता है। तो बच्चों इसी समय को हमको निकालना है। अब जरा आप सोचिए बच्चों, देखिए कण हमारा यहां से गति करेगा, फिर जाएगा अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर। अधिकतम ऊंचाई बिंदु कहां है, सॉरी यहां नहीं है, अधिकतम ऊंचाई बिंदु यहां। कण जाएगा अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर तो यहां से पहुंचेगा अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर और फिर अधिकतम ऊंचाई बिंदु से आएगा नीचे। क्लियर बच्चों, तो इस समय यदि हम देखें पूरी गति को तो क्या है हमारा वाई अक्ष के अनुदिश, ध्यान से देखें बच्चों, कण का वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग, कण का वाई अक्ष के अनुदिश
अनुदिश क्या क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखें। प्रारंभिक वेग यू आई है बच्चों यू नॉट साइन थीटा नॉट। अंतिम वेग वी वाई इज इक्वल टू बच्चों यहां से वो वापस लौट के फिर से जब यहां आएगा, किसी वस्तु को जब आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी वेग से, तो जब वो वापस आती है फिर से तो उसी वेग से आती है, लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो माइनस यू नॉट साइन थीटा नॉट से वापस लौट के आने वाला है पृथ्वी तल पर। क्लियर बच्चों, पृथ्वी तल पर वापस लौट के आना माइनस यू नॉट साइन थीटा नॉट के वेग से, और जिस त्वरण से के अंतर्गत गति कर रहा है वो माइनस जी है। और बच्चों जो समय ले रहा है स्मॉल टी वही प्रक्षेपक उड्डयन काल कैपिटल टी है जिसे हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां लगा देंगे गति का समय निकालने के लिए कौन सा समीकरण लगाएंगे? प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे बच्चों, गति का प्रथम समीकरण। तो वी वाई इज इक्वल टू बनेगा यू वाई, वाई एच के अनुदेश गति का प्रथम समीकरण लगा रहे हैं यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई है बच्चों हमारा माइनस यू नॉट साइन थीटा नॉट, और यू वाई है यू नॉट साइन थीटा नॉट, और ए वाई है बच्चों माइनस जी, और टी है टी हो गया कैपिटल टी उड्डयन काल। क्लियर? तो बच्चों इसको लाएंगे बाएं पक्ष में तो जी टी इज इक्वल टू, इसको लाएंगे दाएं पक्ष में तो 2 यू नॉट साइन थीटा नॉट हो जाएगा। तो उड्डयन काल कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 यू नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। क्या बच्चों? तो ये हमारा बना कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 यू नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी सेकेंड। ये हुआ हमारा प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो अब बच्चों देखें प्रक्षेप का उड्डयन काल 2 यू नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी आया, तो यहीं पर हम देख लेते बच्चों प्रक्षेप की परास क्या होगी। प्रक्षेप की परास क्या होगी? प्रक्षेप की परास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की परास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों यहां से कण जो क्षैतिज दूरी तय कर रहा है कुल प्रक्षेप गति के दौरान, यहां से यहां तक जो क्षैतिज दूरी तय कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं प्रक्षेप की परास। तो कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय किया गया कुल पथ कामा प्रक्षेप की परास कोष्ठक में कैपिटल आर कहलाता है। क्योंकि बच्चों क्षैतिज दूरी जो बनेगी हमारी वो होगी क्षैतिज वेग गुणे समय। तो बच्चों हमें देखनी है कुल दूरी, तो कुल क्षैतिज दूरी बनी परास आर, और क्षैतिज वेग है यू एक्स, और जो समय है वो है कैपिटल टी। देखिए एक्स एच से एक समान गति हो रही है, एक समान गति के लिए केवल एक ही सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय या दूरी बराबर चाल गुणे समय, केवल इसी का उपयोग कर सकते हैं। जब त्वरण होता है तब बच्चों गति के प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण इनका उपयोग किया जाता है, वो भी त्वरण नियत होना चाहिए। तो बच्चों आर इज इक्वल टू हो गया हमारा यू एक्स यू नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू कैपिटल टी। अच्छा कैपिटल टी का मान अपन लोगों के पास पहले से ही है 2 यू नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो बच्चों इस तरीके से ये बना हमारा कैपिटल आर इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। क्लियर? तो 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट को हम लोग कह देते हैं साइन 2 थीटा नॉट, तो यू नॉट स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। तो कण का प्रारंभिक वेग है बच्चों यू नॉट, जिस कोण पर प्रक्षेपित किया गया वो है थीटा नॉट, और जिस गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, और जो प्रक्षेप में कण का परास आया है वो मीटर में आर इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी आया है। क्लियर बच्चों? तो इसको सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए। अब देखते हैं प्रक्षेप की परास से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर बच्चों? तो 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परीक्षा में भी बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है बच्चों। कॉपी कलम लेकर पढ़ें, क्लास को अटेंड करें अंत तक,
एक वीडियो में प्रक्षेप गति के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपके सामने। तो बच्चों आप मन लगाकर पढ़ेंगे तभी कुछ सीखेंगे। दुनिया में बिना मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है बच्चों। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़े मन लगाकर। तो बच्चों देखते हैं प्रक्षेप की परास से संबंधित दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नोट नंबर फर्स्ट, हम लोगों ने देखा बच्चों जो प्रक्षेप की परास निकल कर आई है, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रक्षेप की परास क्या आई है। प्रक्षेप की परास आर इज इक्वल टू यू नॉट कॉस थीटा नॉट और 2 यू नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी आर। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि प्रक्षेप की परास अधिकतम कब होगी। तो चूंकि प्रक्षेप की परास है जो अपने पास की जो परास है वो है बच्चों आर इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। तो इसका मान अधिकतम कब होगा? तो आर बराबर आर मैक्स, प्रक्षेप की परास अधिकतम हो। अभी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था और सबसे दूर तक गया था बेटा, गोल्ड मेडल मिला था। क्लियर? तो किस कोण पर फेंका था? क्षैतिज दिशा से थीटा नॉट कोण क्या होना चाहिए, क्योंकि जितना वेग वो लगा सकता है उतना वेग तो वो लगाएगा। प्रारंभ में जितनी ताकत है उतना वेग तो दे सकता है, लेकिन टेक्निक क्या लगेगी इसके पीछे, क्या टेक्निक होगी, किस कोण पर उसने फेंका होगा उस भाला। बेटा फिजिक्स है, फ्यूचर डिसाइड करती है। मन लगाकर पढ़िए, एक कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। क्लियर? तो आर इज इक्वल टू आर मैक्स। तो अधिकतम परास के लिए साइन 2 थीटा नॉट बराबर -1 रखने पर, तो बच्चों जो अधिकतम परास होगी वो आर मैक्स इज इक्वल टू साइन का अधिकतम मान कितना होता है? -1। तो रख दीजिए, ये आ जाएगा यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो बच्चों अधिकतम परास आनी है यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर? यही आने वाली यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी मीटर। तो अधिकतम इतनी दूरी तक फेंका जा सकता है, लेकिन किस कोण पर फेंका जाए? तो पुनः साइन 2 थीटा नॉट बराबर साइन 90 डिग्री, तभी तो +1 होगा। तो थीटा नॉट 2 थीटा नॉट बराबर 90 डिग्री, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो बच्चों जब किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाएगा तो उसके द्वारा प्राप्त जो परास होगी वो अधिकतम होगी, आर बराबर आर मैक्सिमम होगा। तो यदि किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा से थीटा नॉट बराबर 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा प्राप्त परास आपकी अधिकतम आएगी। क्लियर बच्चों? तो अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए वस्तु को क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो देख लीजिए मन लगाकर। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके चले बच्चों, रोज कॉपी कलम लेकर पढ़ें, आदत डाल लीजिए। रात ना 8 बजे फिजिक्स क्लास 11th की क्लास को लेने के लिए। क्लियर बच्चों? देखते हैं बच्चों इसकी नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर सेकंड क्या कह रही है बच्चों, ध्यान से देखिए। नोट नंबर सेकंड नोट क्या कह रही है बच्चों, यहां पर सेकंड नंबर है। अब बच्चों देखिए, चाहे आप किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u नॉट से थीटा नॉट कोण पर प्रक्षेपित करें या प्रारंभिक वेग इसी u नॉट से 90 माइनस थीटा नॉट कोण पर प्रक्षेपित करें, दोनों ही स्थितियों में बच्चों जो प्रक्षेप की परास आने वाली है वो आपकी बराबर ही रहने वाली। तो बच्चों इस स्थिति में दोनों में ही प्रक्षेप की परास बराबर होगी। जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग
थीटा नॉट अथवा 90 माइनस थीटा नॉट प्रारंभिक वेग यू नॉट से थीटा नॉट अथवा 90 माइनस थीटा नॉट कोण पर प्रक्षेपित करने पर प्रक्षेप द्वारा प्राप्त परास समान होगी, अर्थात हम समझ क्या सकते हैं, R इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा नॉट अपॉन जी इक्वल होगा यू नॉट स्क्वायर साइन टू 90 माइनस थीटा नॉट अपॉन जी। तो दोनों स्थितियों में बच्चों प्रक्षेप की जो परास होने वाली है वो हमारी समान होगी मीटर में। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया जो प्रक्षेप की परास है कैपिटल आर, वो चाहे आप वस्तु को थीटा नॉट कोण पर फेंके, मान लीजिए 30 डिग्री में आपने फेंका 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो जो परास आएगी वो 90 माइनस 30 60 डिग्री के कोण पर भी अगर 15 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक देंगे तो भी परास आपकी समान आने वाली है, क्षैतिज दूरी जो तय होगी समान। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। कक्षा को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करना बच्चों, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रेगुलर क्लास लीजिए बच्चों रोज रात 8 बजे। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय बाय।